सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, 18वें सहकारिता सप्ताह के उत्सव की मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। सभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सुपर बाजार के आधुनिकीकरण से जुड़े लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं किसी ने कहा कि मैं बहुत कम शब्द में बोलता हूं, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला हूं। सामान्य रूप से मैं कहूँगा कि ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिन पर पिछले 14-15 महीनों में मैंने निजी रूप से ध्यान नहीं दिया। उसमें एक कोऑपरेटिव है, दूसरा खादी है, जिसको प्राथमिकता के आधार पर दोनों पर, और मैं मानता हूं कि ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विकास की दृष्टि से भी, समृद्धि की दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी। 118 साल पहले महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में उनका आश्रम बना फिनिक्स, तो मुझे लगता है कि पहली बार मानवीय संसाधन और शक्ति को एकीकृत किया गया सहकारिता की भावना से। गरीब कल्याण और अंत्योदय की कल्पना को साकार करने की कोशिश बापू ने किया था। आज सहकारिता से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों से मैं महात्मा गांधी की कही हुई बात, जिसे मुझे लगता है कि मूल मंत्र हम इसे मान सकते हैं, मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूँगा। बूंद बूंद से सागर इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रत्येक बूंद के बीच आपस में पूरा सहयोग और संयोग होता है। यही बात सहकारी संस्थाओं में और संगठित मनुष्यों पर भी लागू होती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि किसानों, गांव के गरीबों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास का सबसे अचूक माध्यम सहकारिता हो सकता है। और हमें उसकी रचनात्मक परिवर्तनकारी क्षमताओं का विभिन्न क्षेत्रों में आकलन करके ग्रामीण तथा अन्य इलाकों की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थाओं का विकास करने की आवश्यकता है। और जहाँ पुरानी संस्थाएं हमारी निश्चेष्ट हो गई हैं, उनके पुनर्जीवन पर भी उतना ही ध्यान देना है। आंकड़े में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं। मैं बात शुरू करूँ उसके पहले मुझे लगता है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि सामान्य रूप से सहकारिता स्टेट सब्जेक्ट है, ये धारणा देश भर में है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ कि वो स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन सहकारिता के महत्व को समझते हुए एक नया मंत्रालय पहली बार भारत सरकार में सहकार के नाम से बना है, जिसका जिम्मा देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी को दिया है। और जैसा बताया गया कि सहकार से समृद्धि की भावना को मूर्त रूप देने के दिशा में मैं मानता हूं कि एक सराहनीय प्रयास है। मैं जब संसद में था 2002 में, मुझे याद है उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय वाजपेयी जी एक राष्ट्रीय नीति लेकर के आए थे और साफ शब्दों में एक बात कही थी उन्होंने, हिंदुस्तान के अतीत में सहकारिता का सर्वोच्च स्थान था और भविष्य में भी इन संस्थाओं के बिना काम नहीं चल सकता है। उनका मानना था, या मैं कहूँ कि उनका दृढ़ विश्वास था कि सहकारी समितियां हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और सहकार की विकसित संस्कृति से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। सहकारिता से वंचित वर्गों की विकास संबंधी जरूरतों को इसी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बिहार उससे सटा हुआ है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेहता जी को मालूम होगा, तो एक किस्सा हम लोगों के यहाँ सुनाया जाता था कि पटना रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म कुछ लोगों ने गिरवी रख दिया। वो सहकारिता से ही जुड़े हुए लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।
देश के कुछ राज्यों में सहकारिता के क्षेत्र में बहुत ही प्रभावी और अच्छा काम हुआ और मुझे लगता है कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ तो हुआ लेकिन दिशा उसकी दूसरी हो गई, जिससे जो लाभ मिलना चाहिए था मुझे लगता है कि वो लाभ सामान्य आदमी को नहीं मिल सका। अब इसके अनेक आयाम हैं और ये सच है कि सहकारिता विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और मैं मानता हूं कि वो प्रासंगिक है। आज भी कुछ आयाम हमने हासिल किए हैं। ठीक है कि जो हमें हासिल करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, लेकिन जो बीत गया उसे भूल करके एक नए अध्याय की शुरुआत हम सबको करने की जरूरत है। नए सिरे से एक सोच और नए सिरे से कुछ चीज़ों को रेखांकित करना आज ये आवश्यक प्रतीत होता है और इसके लिए पारदर्शिता मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है। भावना भी सहकारिता की होनी चाहिए, काम में पारदर्शिता, और सहकारिता ये संस्कार में हमारे रहे, क्योंकि वो आधिकारिक रूप से किसी सरकारी कानून से मुझे लगता है कि नहीं आ सकती है, तब ये आंदोलन आगे बढ़ पाएगा। देश के करोड़ों किसानों, वंचित लोगों, पिछड़े, दलित, उपेक्षित, खासतौर से महिलाएं, विकास का मार्ग मैं मानता हूं कि सहकारिता के माध्यम से ही दिया जा सकता है और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। कई लोग सहकारिता की प्रासंगिकता पर आज सवाल उठाने लगे हैं। लगता है कि सहकारिता आंदोलन इर्रिलेवेंट हो गया, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये बात कहना चाहता हूं, मन से और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन सबसे ज्यादा प्रासंगिक आज ही हुआ है और अब अगर सही दिशा में हम चलेंगे तो हमें मंजिल पानी है। इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। हर गांव को कोऑपरेटिव से जोड़ना और केवल जोड़ना नहीं बल्कि सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ जोड़ना, और यही सहकारी आंदोलन की भूमिका होगी। अगर शब्द को स्वयं सहकारिता को आप देखें तो सह और कार्य, ये दो शब्दों से बना हुआ ये शब्द है और मिलजुल करके एक लक्ष्य के लिए भातृभाव माने भाई वाले भाव से काम करना, एक ही दिशा में काम करना, यही सहकारिता है। और मुझे लगता है कि देश में करोड़ों लोग कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि इनकी ताकत शायद कम हुई होगी, हमारी आर्थिक ताकत भी शायद कम होगी, मगर ये संख्या इतनी बड़ी तो मुझे लगता है कि अगर इसका एक बार सही में सहकार के भाव से जुड़ करके हमने प्रयोग किया तो ये ताकत प्रचंड बन सकती है और देश और जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदल सकती है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि, और $5 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य भी रखा है। मैं कहना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आज के दिन जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम सबको मिलकर के एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। ये $5 ट्रिलियन इकॉनमी में जम्मू कश्मीर का योगदान क्या होगा सहकारिता के माध्यम से। ये लक्ष्य अगर हम तय करते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें फिर उस दिशा में हम आगे बढ़ा पाएंगे। मित्रों, सहकारिता से जो हमारी ताकत बनती है वो ताकत जम्मू कश्मीर देश को समृद्धि की दिशा में ले जाएगी। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज के में प्रगति भी लाएगा और एक नई सामाजिक पूंजी मैं कह सकता हूं कि वो समाज में बनाएगा। पूंजी की दुनिया भर में कई व्याख्याएं हैं। हम 1000 साल की संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के लोग। सामाजिक पूंजी का कॉन्सेप्ट और सामाजिक पूंजी का विचार और संस्कार जो हमारी सहकारिता आंदोलन को आगे ले जा सकता है, मुझे लगता है कि ये दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं। और कई देशों ने सहकारिता में कानून बना करके इसको अस्तित्व में लाया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे संस्कार में ये जब कहीं दुनिया के किसी देश में सहकारिता का कानून नहीं था
तब मुझे लगता है कि प्राचीन काल से हम इसी भाव से समाज के बीच काम करते रहे। छोटे छोटे पैक्स बनाना, सहकारी समितियों का गठन करना और ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से हम बनाएं। भारत की जनता के स्वभाव में ये घुला मिला मैं समझता हूँ कि सहकारिता का भाव रहा। लोगों के संस्कार के अंदर ये कोई उधार दिया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे काम को स्वतः प्रकट करता है। और मैं इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि सहकारिता कभी इररिलेवेंट भारत में नहीं हो सकती है, जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकती। अगर जमीनी स्तर पर किसी गरीब की जिंदगी को कोई छू सकता है तो वो बड़ा कारपोरेट बैंक नहीं हो सकता है, वो छोटी सी सहकारी समिति हो सकती है, वो कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है। इंग्लैंड की 18वीं शताब्दी के औद्योगिक विस्तार तथा वहाँ की सहकारी समितियों की सफलता के पहले हमारे पूर्वजों ने, कठोपनिषद का नाम जिन लोगों ने सुना होगा, उसका एक बड़ा मशहूर मंत्र है और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इसका वाचन करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मुझे लगता है कि एक साथ मिलकर के समान लक्ष्य को हासिल करने की ये हमारी पुरानी जो विरासत है, इसे फिर से हमें कायम करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि हमारे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस ढांचे को जितना मजबूत, प्रभावशाली और पारदर्शी बना करके सामाजिक पूंजी का एक निर्माण हम कर सके और उसमें प्रोत्साहन देने में हम सफल रहे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। पंचायत और सहकारिता आप अगर देखें तो एक ही सिक्के के दो पहलू और इसे अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। अगर पंचायत जमीनी स्तर के लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है तो मैं मानता हूं सहकारिता उसके आर्थिक पक्ष को उजागर करती है। और इसके कारण कुटीर उद्योग हों, सहायक गतिविधियां हों, कृषि, डेयरी, फिशरी, अनेक नाम दिए जा सकते हैं। ऐसे 20 सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं और उनकी स्वायत्तता को सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो समाज के कमजोर लोग, वंचित लोग, उनके हितों की रक्षा का सबसे सशक्त माध्यम ये हो सकता है। अब इस पर अफसोस जाहिर करने की जरूरत नहीं है। ये जो कारगर नुस्खा था वो कागजों में सिमट कर रह गया, जो बीत गया सो बीत गया। मुझे लगता है कि अब हमें नए सिरे से इस पर विचार करने की जरूरत है और इसलिए मैं सचिव सहकारिता और सहकारिता से जुड़े अपने सभी अधिकारी साथियों से ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने हमारे स्टेक होल्डर, मोटे तौर पर 4290 हमारी पंचायतें, इन सब पंचायतों को समृद्ध बनाने में हमारी भूमिका क्या होगी, उनके आधारभूत संरचना को तैयार करने में हम कैसे एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, ये कदम हम उठाएं, इस पर हम विचार करें और निश्चित रूप से यहाँ के समृद्धि की, भविष्य की इमारत हम इसके माध्यम से खड़ा कर सकते हैं। हमारा अतीत इस बात का साक्षी रहा कि सही क्रियान्वयन से देश में शीर्ष संस्थाएं सहकारी तरीके से बनाई गई और देश के निर्माण में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको जीता जागता उदाहरण है, अमूल जीता जागता उदाहरण है। इसको कि लिक्विड नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर के किसानों के भाग्य बदलने में बड़ी सहायता कर रही है। अमूल ने डेयरी के क्षेत्र में डॉक्टर वर्गीज ने एक नई क्रांति पैदा कर दी। अगर मैं क्रिको की बात करूं, ऐसी अनेक संस्थाएं और मैं रिपोर्ट देख रहा था, वर्ल्ड कोऑपरेटिव रिपोर्ट, इफ्को, अमूल, क्रिको, ये पूरे दुनिया में जो टॉप 10 संस्थाएं हैं उनमें हमारे देश की 3 संस्थाएं हैं। और इसी कड़ी में भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड, उसका नाम अगर मैं न लूँ तो बेमानी होगी। तो जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से
वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, कोल्ड चेन के लिए कई काम FPO बनाने में नेफेड हमारे साथ काम कर रहा है और विकास की क्रांति का वो भी वाहक है। ये सभी संस्थाएं सालों से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में स्वावलंबन की अलख जगा रही हैं। लाखों करोड़ों परिवारों के जीवन में इन सहकारी संस्थाओं की वजह से बड़ा परिवर्तन आया है। खेती, उपज की बिक्री, डेयरी, हैंडीक्राफ्ट, फिशरीज, माने पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जितने कारोबार हैं, इनमें सहकारी संस्थाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 91% गाँव किसी न किसी सहकारी समिति से जुड़े हुए, देश का आंकड़ा है। अब हम इस कम से कम नेशनल एवरेज तक पहुंच सकें, ये कोशिश अब हमें आज से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा माध्यम ये हो सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की हम उपेक्षा कर देते। आप सब जानते हैं कि व्यक्तिगत फायदे के लिए इस सहकारिता आंदोलन को कुछ लोगों ने पटरी से उतार दिया। अब समय आ गया है कि हम उसे ठीक से पटरी पर ले आएं और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी, यहाँ के रोजगार को भी और विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार के लिए इसका पूरा उपयोग हो करें। टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई का पैसा फर्जी सहकारी समितियों को देना, अनेक इस तरह के काम देश भर में हुए हैं, हम भी उसके शिकार रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 1.25 करोड़ जो जम्मू कश्मीर के नागरिक भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सहकारिता व्यवस्था बनाई जाए, ये समय की आवश्यकता है। इस सहकारिता सप्ताह के अवसर पर प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हुए जो लोग भी या संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म को पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता है और ये सही समय है। सुधार की जो आवश्यकता है, जरूर सुधार किया जाएगा। सिर्फ आर्थिक नहीं, अगर प्रशासनिक कदम भी उठाने हैं तो वो उठाए जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्य की बजाय मुझे लगता है कि सहकारिता की भावना से फिर से इस क्षेत्र को रिवाइव करना, अगर ये काम हम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अधिक से अधिक आबादी तक हम पहुंच सकेंगे और उनको लाभ दे सकेंगे। हर एक व्यक्ति का विकास, हर एक गरीब का विकास, हर एक घर का विकास और पूरे यूपी की समृद्धि, मुझे लगता है इससे हम इस लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण की भी जरूरत है। सिर्फ जमाना ऋण देने का नहीं है, नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का भी। और मुझे लगता है कि अब दोनों दिशाओं में हमें सोचना पड़ेगा। आज लगभग अधिकांश आर्थिक गतिविधियां, वाणिज्य हो, उद्योग हो, इनमें सरकारी दखल न्यूनतम होती जा रही है और इसलिए सहकारिता के लिए अवसर ज़्यादा उपलब्ध हो गया है। और जैसे जैसे मैं समझता हूँ कि समय आगे बढ़ेगा, ये दखल कम होगी और इसकी गुंजाइश ज़्यादा बढ़ेगी। महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उनमें भी बदलाव और इनोवेशन का समय आ गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिला हूँ जिनके कारण सकारात्मक परिवर्तन बड़ी संख्या में महिलाओं के जीवन में आया है। आप सबको आंकड़ा मालूम है कि 52,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 4.5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। इस साल 11,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का लक्ष्य दिया गया है और 147 करोड़ रुपए की सामाजिक पूंजी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों ने बनाया। और मुझे लगता है कि इससे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अगर इतिहास में जा करके मैं कुछ ब्रांड की चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि पापड़ जो भी खाता है, लिज्जत के बिना उसका काम चलता नहीं। उसने एक अपना एक ब्रांड बनाया, आप सब जानते हैं। 1959 में जसवंती बेन, गुजरात की एक बहन और उनकी 6 सहेलियां मिल करके उन्होंने ये काम शुरू किया और 60 साल बाद आज मुझे लगता है कि लिज्जत पापड़ महिला सशक्तिकरण का देश का सबसे उत्कृष्ट
उदाहरण है। कई बार लोग कहानी कहते हुए जिक्र करते हैं कि 80 रुपए में शुरू करने वाला व्यापार आज 80 करोड़ प्रतिवर्ष का मुनाफा कमा रहा है। ये इस नजरिए से अब हमें इस आंदोलन को देखने की जरूरत है। लाखों महिलाओं को, लाखों परिवारों को समृद्धि की ऊंचाई पर लिज्जत ले गया है और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा का स्रोत ऐसे ही लोग हो सकते हैं। मिशन यूथ, हमारे डॉक्टर साहिब चौधरी इसको देखते हैं। इस काम को भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है कि अधिक से अधिक नौजवानों की आकांक्षाओं को उड़ान दी जा सके, उनके सपनों को पूरा करने में मिशन यूथ अपनी भूमिका निभा सके, उन युवाओं तक पहुंचना, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनके समग्र कल्याण के लिए आने वाले वर्षों में काम करना। मुझे लगता है कि अमूल और लिज्जत पापड़ का अगर नाम दिया जाता है तो हमें इस उद्देश्य से काम करना है कि आने वाले दिनों में मिशन यूथ का भी नाम उसी गर्व से लिया जाए। इस दृष्टि से यहाँ के नौजवानों को हमें मिलकर के काम करने की जरूरत है। आज सहकारिता से जुड़े सभी स्टेक होल्डर से 2-3 आग्रह मैं करना चाहता हूँ। पहला, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था। दूसरा, जो बात अभी उठी संशोधन की चुनाव, ये नितांत आवश्यक है। उसके लिए जो संशोधन करना होगा वो जरूर किया जाएगा और जवाबदेही के साथ सभी सहकारी संस्थाओं को लाभकारी बनाने की दिशा में प्रयास करना, ताकि विज्ञान और तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि सहकारी क्षेत्र को एक नया विचार भी अपने ध्यान में रखने की जरूरत है कि वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की प्रतियोगिता है, दम घोटू मैं कहूँ प्रतियोगिता है, उसमें बाजार में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है उसमें भी हमें खड़ा होना है और इसलिए ये आवश्यक हो गया। मैं कई किसान मेलों में मैं मिला हूँ, महिला सहकारी संस्थाओं से भी मिला हूँ, ये हमारे फूल वाले साथी हैं, इनसे भी मैं मिला हूँ। और आवश्यकता कभी कभी महसूस होती है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग, मुझे लगता है कि एक विचारणीय बिंदु है जिस पर हमें मिलकर के काम करने की जरूरत है और कार्यकुशलता भी बढ़े और प्रतिस्पर्धा में हम खड़े हो सकें। वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हों या बाकी कोऑपरेटिव बनाने का सवाल, ये सबके सहयोग से ही संभव है। और आप सब जानते हैं कि लगभग 70% हमारी आबादी जम्मू कश्मीर की वो कृषि पर निर्भर है, कृषि या आधारित। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस पर काम किया, विशेष बल दिया, तो किसानों की फार्म इनकम आप सबको मालूम है कि आज हम देश के 5 शीर्ष राज्यों में, ये हमारी खुशकिस्मती है कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के काम हुए हैं कि हम देश के सिर्फ 5 राज्यों में पहुंच गए। और अगर ये ढांचा हमने मजबूत किया तो भविष्य में मुझे लगता है कि शायद हम देश में नंबर 1 हो सकते हैं अगर कोऑपरेटिव सेक्टर को हमने मजबूत किया। कृषि मजदूर हो, काश्तकार हो, किसान हो, कृषक समुदाय हो, इनके मूल्य में संवर्धन, उत्पादन भी बढ़ाना और मूल्य का संवर्धन भी करना, मुझे लगता है कि इस काम को कोऑपरेटिव के माध्यम से हम कर सकते हैं। हमें प्रसन्नता है कि सहकारी डिपार्टमेंट सुपर बाजार में भी समय के साथ बड़े शॉपिंग सेंटर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए खड़ा हो रहा है। मैं सहकारिता सचिव और सहकारिता से जुड़े अपने सभी अधिकारियों को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ। महिला तथा कृषि सहकारी संगठनों के उत्पाद, कौशल विकास, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए ये सुपर बाजार मैं समझता हूँ कि उपयुक्त भूमिका का निर्वहन करेगा और एक बेहतर ऑप्शन देगा। बहुउद्देशीय समितियों की संख्या बढ़ाई जाने की आवश्यकता है और सभी को मिलकर के सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संस्थागत ऋण छोटे किसानों को, काश्तकारों के अलावा भूमिहीन श्रमिकों को और कारीगरों को निश्चित रूप से हम उपलब्ध करा सकें। और लाल फीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप
प्रशासनिक अड़चनों आदि को दूर करने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि किसी भी योजना या स्कीम की सफलता तभी हम मूल्यांकन कर सकते हैं जब कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ हम पहुंचा सकें, क्योंकि प्रभावशाली लोग तो उनके पास अनेक रास्ते, वो किसी के पास पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि जो बैठा हुआ आदमी है, जो किसी को नहीं जानता, हमारी योजना का लाभ उस तक कैसे पहुंचे, अगर इस हिसाब से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। फिशरीज के कार्यक्रम का इनॉग्रेशन कराया गया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसी बहुत सी योजनाएं और जो हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको लोग जानते हैं या नहीं जानते। मुझे लगता है कि ये हमको सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जो हम उद्घाटन कर रहे हैं, जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, क्या गांव में बैठा हुआ सामान्य व्यक्ति इस योजना के बारे में जानता है? अगर वो नहीं जानता तो फिर उसे लाभ कैसे मिलेगा? ये मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये विरासत में मिली हुई हमारी लिगेसी। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि इसको हम बदल दें। और मैं भारत सरकार के कुछ कागजात देख रहा था, सहकारिता विकास निगम ऐसी अनेक योजनाएं चला रहा है जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल सकता है। खासतौर से कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, तिलहन, मछली पालन, कोल्ड चेन, कुटीर उद्योग, वन्य उत्पाद, मूल्य संवर्धन, सीड बैंक, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हैंडीक्राफ्ट, ये ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कोई न कोई योजना चला रहा है और ये अनेक लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा भी अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। अब जम्मू कश्मीर के आंकड़े देखें आप, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इसे सहकारिता की दृष्टि से सबसे कम विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा है। 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना के बाद जहां गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों ने निगम की योजनाओं का बहुत लाभ उठाया, वहीं जम्मू कश्मीर कहीं न कहीं इस मामले में पिछड़ गया। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर भी इन राज्यों की कतार में कैसे खड़ा हो सकता है, इसकी हमें योजना बनाने की जरूरत है। देश में 8.5 लाख क्रेडिट सहकारी समितियां हैं और लोन न देने वाली समितियों को अगर हम देखें तो ऐसी 60 लाख समितियां हैं। नाबार्ड के आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में 1 लाख के करीब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स जिसे कहते हैं, बनी हुई। जम्मू कश्मीर के आंकड़े थोड़ा निराश करेंगे अभी, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम सही चीज़ों की जानकारी हमारे पास रहेगी, उसका सही ढंग से मूल्यांकन करेंगे, तभी हमारे लिए रास्ता बनता है कि हम अच्छी शुरुआत कर सकें। जो चर्चा हो रही थी 1989 अधिनियम की, 1492 सहकारी समितियां रजिस्टर्ड, जिसमें 688 निश्चेष्ट माने नॉन फंक्शनल। जम्मू कश्मीर सहकारी अधिनियम 99 के अंतर्गत 2193 रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं और निश्चेष्ट समितियों को, नॉन फंक्शनल को मिला लें तो ये 3685। अगर किसानों को वित्तीय सहायता लेकर सबसे पहुंचने का अचूक माध्यम कोई हो सकता है तो वो पैक्स हो सकता है। और आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो दोनों डिवीजन मिलाकर के जम्मू और कश्मीर, मुझे लगता है कि 595 पैक्स, उसमें से 135 अभी नॉन फंक्शनल है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर सहकारी अधिनियम 99 में कुल 733 पैक्स बने हैं जो फर्टिलाइजर में भी किसानों की सहायता कर रहे हैं। इस मजबूत प्लेटफॉर्म की कमी वित्तीय आंकड़ों में भी परिलक्षित होती है। अनेक राज्यों को गत वर्ष राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 500 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है, वहीं जम्मू कश्मीर को 1.5 करोड़ रुपया मिला है।
अब मुझे लगता है कि आज ये वक्त है कि हम इन लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। इस 1.5 करोड़ को क्या इस साल हम 50 करोड़ ले जा सकते हैं, ये पहला लक्ष्य हमको तय करने की जरूरत है। हर पंचायत में हम पैक्स बना सकते हैं, अधिक से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट सेक्टर्स में, वो साग सब्जी की भी हो सकती है, महिला उद्यम की भी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करने की जरूरत है, और उसी वजह से हमारी कृषि कोऑपरेटिव लैंडिंग कम है, और इसे अगर हम मजबूत कर सके तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम बदल सकें, और यही असली सहकारी आंदोलन होगा जिससे सभी लोगों तक हम लाभ पहुंचा सकें। मेरे पहले किसी ने बताया, अभी 25 सितंबर को पहला कार्यक्रम देश के जो नए मंत्री हुए हैं सहकार के, तो उन्होंने उस दिन कुछ स्कीम घोषित की थी, युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। अब ये जो 2 नई स्कीमें आई, मुझे लगता है कि इसका लाभ कैसे हम उठावें, इसकी योजना अब हमें बनाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार तथा नाबार्ड दोनों इसमें सहयोग करने वाले हैं। आयुष्मान सहकार और निर्यात सहकार 2 नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से शुरू हुए हैं। इनको जम्मू कश्मीर में हम कैसे लागू कर सकते हैं, और ईज ऑफ डूइंग कोऑपरेटिव बिजनेस, ये तीसरा मुद्दा हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके टैक्स की संख्या बढ़ाना, किसान रिसोर्स सेंटर के रूप में टैक्स विकसित हो सकें, इस पर काम करना। मैं मानता हूं कि संसाधनों की कमी नहीं, धन की कमी नहीं। अब हम जरूर एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हम आने वाले कितने वर्ष में ये टॉप 10 जो परफॉर्मर्स हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, एक लक्ष्य हमें ये तय करने की जरूरत है कि आने वाले 3 वर्षों में हम कहाँ पहुँचेंगे और 5 वर्षों में हम कहाँ पहुँच सकते हैं। ये लक्ष्य बना करके हमें निष्ठा से काम करने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें संकल्प लेने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों की जो समावेशी विकास की सांस्कृतिक धरोहर है, इसको हमें अक्षुण्ण भी रखना है, और प्रयास करके पूरे समाज को संगठित करके बिना किसी भेदभाव आगे बढ़ने की दिशा में हमें काम करना है। हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स बैठे हैं, कल जनजातीय गौरव दिवस है, और पूरा सप्ताह पूरे देश में मनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर भी पूरी शिद्दत के साथ अपने इस समाज और इन भाइयों को अधिकार सौंपने की कोशिश हम कर रहे हैं। वन्य उत्पादों पर उनका अधिकार रहे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि सहकारिता विभाग तथा ट्राइबल डिपार्टमेंट ये मिल करके जनजातीय सहकारिता पर मिशन मोड में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं, 1-2 कार्यक्रमों मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ, दिल से ये महसूस हुआ, उसमें कई ऐसे लोग आए थे, मुझे लगता है कभी उन्होंने श्रीनगर या जम्मू देखा ही नहीं, कभी मंच पर वो आए हों, ऐसा उनके सोच में ही नहीं। मुझे लगता है कि हमारी नीतियों और हमारे कार्यक्रमों का लक्ष्य वही आदमी अगर होगा तो कार्यक्रम की सफलता निश्चित रूप से होगी। मैं इतनी ही बात कहता हुआ और सहकारिता से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ, आप ही हमारे रोल मॉडल। ये प्रशासन और सरकार ये सहकारिता को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकती, और मैं निवेदन करूंगा अपने प्रशासन के सभी लोगों से जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, कि जिन्होंने अच्छा आदर्श उपस्थित किया है, मुझे लगता है कि ऐसी समितियां बने, इस तरह से हम काम करें। और जैसा चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फैसिलिटेट कैसे हम करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा। और एक विशेष ध्यान कि महिलाओं की हिस्सेदारी 3% से कम है, इस हिस्सेदारी को बढ़ाना मुझे लगता है कि बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर आधी आबादी जिसका हिस्सा 50% अगर 3% पर रहेगी तो मुझे लगता है कि सम विकास तो नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं क्वालिटी सर्विस तथा वैल्यू एडिशन ये सहकारिता का मूल मंत्र बनाने
आवाम के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए हम काम करें। मुझे विश्वास है क्योंकि सहकारिता ये बिजनेस नहीं है, ये हमारा संस्कार है और हमारा संस्कार कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सबके सुख की कामना करते हैं, अपने सुख की कामना हम कभी नहीं करते। मुझे लगता है इस भाव से ही सहकारिता को हम आगे बढ़ा सकेंगे। आप सभी को फिर से एक बार सहकारिता सप्ताह की हृदय से बधाई देता हूं और जिन साथियों ने मिलकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और जो बच्चे आए हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।